नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और तो आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में से आपके लगभग 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वह है 25 जून 1975 को किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 25 जून 1975 में आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के द्वारा उनसे कहकर क्या लगवाया था? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करवाई गई थी, जो कि अनुच्छेद 52 के द्वारा 352 के द्वारा करवाई गई थी। तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसमें आधार पूछा गया, तो आंतरिक अशांति यानी कि देश में जो आंतरिक अंदर की अशांति थी उसके आधार पर घोषणा लागू की गई थी आपातकाल की। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की सलाह पर देश भर में आपातकाल की स्थिति लागू की थी, जिसका असर 21 महीने तक रहा। यह घोषणा इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के ठीक बाद हुई, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है, उसमें लिखा गया है, उसमें वर्णित है। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा की गई थी। फिर आता है आपका अगला प्रश्न कि आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई। तो आप जानते हैं कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लिए आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की थी। तो 1975 से 1977 तक चला, जो कि 21 महीने तक भारत में रहा था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने आंतरिक यानी कि अंदर की अशांति और बाहरी खतरों के कारण जो है भारत में आपातकाल की घोषणा लागू करवाई थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। तो फिर आपका अगला प्रश्न आता है, चारू मजूमदार कौन थे? ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे लगभग 2 नंबर में पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जो कि सिर्फ आपकी परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2025 तक। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि चारू मजूमदार कौन थे? तो चारू मजूमदार भारत के एक कम्युनिस्ट थे। धनी पारिवारिक कड़ियों को छोड़कर उन्होंने एक कठिन और सादा क्रांतिकारी जीवन को चुना। उनका जन्म सिलीगुड़ी के एक खुशहाल जमींदार परिवार में 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। आगे के जीवन में उन्होंने हथियारबंद नक्सल आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि जो नक्सलवादी आंदोलन थे उन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। तो चारू मजूमदार कौन थे? तो चारू मजूमदार, तो इसमें मजूमदार भारत के एक कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने धनी पारिवारिक कड़ियों को छोड़कर, यानी जो इनका परिवार था एक जमींदार परिवार था, और उन्होंने उसे छोड़कर क्या किया? एक शांति प्रिय और खुशहाल जीवन जीने के लिए वो किस में उतर गए? क्रांतिकारी उसमें उतर गए थे, यानी कि वो जो है क्रांतिकारी नेता बन गए। और इन्होंने जो है हथियारबंद करके नक्सलवाद आंदोलन में भी भाग लिया था। तो यही है चारू मजूमदार के बारे में, जो कि आपको बस सिर्फ इतना ही लिखना होता है, क्योंकि ये सिर्फ आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है। फिर जो अगला प्रश्न आता है, आपातकाल के किन्हीं 2 संवैधानिक परिणामों का उल्लेख कीजिए।
तो जब भारत में 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया तो उसके दो संवैधानिक उल्लेख यानी परिणाम क्या थे? तो आपातकाल के दो प्रमुख संवैधानिक परिणाम थे, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन, और फिर दूसरा आता है केंद्रीय राज्यों की शक्तियों का केंद्रीकरण। तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन था, विशेषकर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का स्वतः निलंबन और अन्य अधिकारों का राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन करना, और दूसरा था केंद्र राज्य शक्तियों का केंद्रीकरण, जिसमें संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने और केंद्र को राज्यों के निर्देशन देने का अधिकार मिल जाता था। तो यही थे आपातकाल की जो संवैधानिक परिणाम थे, यानी कि आपातकाल की जब घोषणा की गई तो उसके क्या थे? दो संवैधानिक परिणाम थे। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मौलिक अधिकारों का निलंबन और दूसरा है केंद्र राज्य शक्तियों के केंद्रीकरण, और इसके ही जो है आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। आपको इतना पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपको लिखना है सिर्फ मौलिक अधिकारों का निलंबन और दूसरा है केंद्र राज्य शक्तियों का केंद्रीकरण। बस आप इतना लिखिए, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर जो आपसे अगले प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ये आपसे पूछा गया है, ये भी आपसे पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो नक्सलवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यानी कि जो नक्सलवादी आंदोलन है वो क्या होता है? तो ये सिर्फ आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको 50 शब्दों में लगभग लिखना होता है। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव के नाम से हुई है। यानी कि जो नक्सलवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है? पश्चिम बंगाल में एक नक्सलवाड़ी गांव पड़ता है, वहां से हुई, जहां 1967 में किसानों का एक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। यानी कि 1967 में एक किसान आंदोलन हुआ और उसी को क्या कहा जाता है? नक्सलवाद कहा जाता है। और इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहा जाता है। नक्सलवाद शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोह आंदोलनों के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। फिर आता है आपका 1974 की रेल हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी, उसमें आपको बताना है कि भारत में श्रमिक आंदोलन के इतिहास की सबसे तीव्र हड़तालों में से एक 50 साल पहले 8 मई 1974 को हुई थी। यानी कि जो रेल हड़ताल हुई थी वो कब हुई थी? 8 मई 1974 को, जब भारतीय रेल के कर्मचारियों ने बेहतर कार्य परिस्थितियों और उच्च वेतन की मांग को लेकर 20 दिनों तक हड़ताल की थी। इस हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, जो अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय रेलवे कर्मचारी थे महासंघ के। ये आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। ये आपको याद रखना है। और ये जो हड़ताल चली थी वो कब तक चली थी? 20 दिनों तक ये हड़ताल चली थी। कब शुरू हुई थी? 8 मई 1974 को, जो कि एक किसान आंदोलन था, या आप कह सकते हैं श्रमिक यानी कि एक मजदूर आंदोलन था। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखें, यानी कि एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आप इसमें नोट लिखिए या फिर कोई संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था। एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व वरिष्ठ गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण एक नेता थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ आपसे 2 नंबर पूछा जाता है कि बिहार आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो कि सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था। और उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? जेपी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी इसके कौन थे?
नेतृत्व करता था, यानी कि उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न आपका आता है कि आपातकाल का संचार माध्यमों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो आपातकाल जब 1975 में लगाया गया तो उसका जो प्रभाव था वो संचार पर क्या पड़ा। तो आपातकाल का संचार माध्यमों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें प्रेस पर सख्त पूर्व सेंसरशिप लागू की गई और मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, जिससे सरकार के प्रचार को बढ़ावा मिला। समाचारों, संपादकीय और तस्वीरों के प्रकाशन के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य हुई और सेंसरशिप का विरोध करने वाले समाचार पत्रों ने खाली जगह छोड़कर दी। कुछ पत्रिकाओं और अखबारों ने सरकारी नियंत्रण के आगे झुकने की बजाय बंद हो जाना बेहतर समझा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपातकाल के दौरान सूचना के प्रवाह पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। यानी कि जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो सेंसरशिप यानी कि जो मीडिया थी उस पर सेंसरशिप लगा दी गई, उन्हें बंद कर दी गई, लोगों से जो है उनके अधिकार छीन लिए गए थे कि अब जो है ना तो कोई आंदोलन करेगा और ना ही कोई कुछ करेगा, ना ही कोई किसी चीज के बारे में छापेगा ताकि सरकार की बुराई ना हो। इसीलिए उन्होंने जो है मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, लोगों को हड़ताल करने से रोक दिया, विरोध करने से रोक दिया था। तो यही था आपातकाल के द्वारा संचार माध्यमों पर प्रभाव। फिर जो अगला प्रश्न आता है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों की, भारतीय राजनीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे। तो आप जानते हैं कि 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसके मुख्य कारण आंतरिक अशांति का खतरा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों का बढ़ता विरोध और उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सामना करना था। इस घोषणा ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की गईं। भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव में लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी चोट पड़ी और मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और 1977 के चुनावों में कांग्रेस की भारी हार के बाद गैर कांग्रेस सरकार का केंद्र में सत्ता में आना शामिल हुआ। और उस समय यानी कि 1977 में 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो 1977 में पहले कौन बने, यानी कि 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, जो कि पहली बार हुआ था। और आप जानते हैं कि जब आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों की थी, तो 1975 में आप जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि जो उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और ये किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। और इसमें क्या किया गया कि जिसका मुख्य कारण बताया गया था आंतरिक अशांति, और जो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में आप जानते हैं कि एक छात्र आंदोलन किया था, जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको भी बताया। और जो विपक्षी दलों का बढ़ता विरोध भी उसमें था, यानी कि जो विपक्ष के जो पार्टियां थी वो भी जो है उसका क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। और उसमें क्या हुआ कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला उनके का भी जो है क्या करना पड़ा, इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जो फैसला था वो जो है जेपी नारायण के लिए गया था। फिर आता है कि इस घोषणा में नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन कर दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्ष के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव में लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गहरी चोट पड़ी और मानव अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया था। और फिर जब 1977 का आम चुनाव आता है तो उसमें पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है।
फिर हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है भारतीय राजनीति पर 1975 के आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले आता है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का हनन, यानी कि जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता थी लोगों की, उसका हनन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया था। फिर दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है, गिरफ्तारियां और दमन, यानी कि जो विपक्षी नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन को बर्बरता से दबाया गया था, यानी कि कोई भी सरकार के खिलाफ ना तो कोई विरोध कर सकता था और ना ही कोई हड़ताल कर सकता था। तो ये थे भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव। फिर आते हैं संविधान में संशोधन। तो उस समय संविधान में संशोधन भी किया गया था कि इस अवधि में संविधान में कई बदलाव किए गए, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान भी पहुंचा था। आप जानते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1976 में हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और उसमें जो है उन्होंने कई सारी चीजों का बदलाव किया और इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे जो है छोटा संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस समय काफी सारे वर्ड इसमें जोड़े भी गए थे। फिर आता है 1977 के चुनाव और सत्ता में बदलाव। तो 1977 के चुनाव और सत्ता में क्या बदलाव आए। तो आपातकाल समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी को 1977 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और केंद्र में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसने भारतीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। आप जानते हैं कि जब 1977 में आम चुनाव हुए दोबारा से, यानी कि जब उस समय जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी हार गई थी, तो उस समय कौन बने थे प्रधानमंत्री, वो बने थे मोरारजी देसाई जी। और फिर 2 साल बाद ही दोबारा से चुनाव हुए और उसमें फिर दोबारा से इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसे सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है 1975 में घोषित आपातकाल के सबकों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये प्रश्न आपसे लगभग 6 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। आपके जो एग्जाम आते हैं उसमें आपको बता दिया जाता है कि इतने नंबर वाले प्रश्न आपको इतने में लिखना है, जैसे कि आपको 3 नंबर वाले प्रश्न 50 शब्दों में लिखने पड़ते हैं और 5 नंबर वाले प्रश्न जो है आपको, या 6 नंबर वाले प्रश्न आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में, और 8 नंबर प्रश्न वाले आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखने होते हैं। तो 1975 में घोषित आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 21 महीने तक लगाई गई एक अभूतपूर्व स्थिति थी, जो कि जून 1975 में से लेकर मार्च 1977 चला था। फिर आता है जिसने भारत में नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और व्यापक रूप से इसकी निंदा हुई थी। इसके मुख्य कारण इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनीतिक विरोध और चुनावी कदाचार को के आरोप, बढ़ता आर्थिक संकट और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में हो रहा बड़ा जन आंदोलन था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, जिसने देश के लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया था। तो 1977 में जैसे ही इंदिरा गांधी हारी, तो उसमें जनता पार्टी आई और उसने क्या किया कि देश के लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व को महत्वपूर्ण समझा। फिर आप जानते हैं कि जब ये आपातकाल घोषणा इसकी हुई थी, तो इसमें क्या किया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी कि कोई भी जो है इनके खिलाफ अब आवाज नहीं उठा सकता था। विपक्ष के जो नेता थे उनको क्या किया, गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आप जानते हैं कि 1974 में जो जयप्रकाश नारायण ने एक छात्र आंदोलन किया था, उसका भी जो है इंदिरा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें जो है आर्थिक बढ़ता हुआ संकट भी आया, यानी कि आर्थिक संकट भी इसमें काफी ज्यादा पड़ा था। तो जो है क्या हुआ, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। फिर अगला प्रश्न आता है कि नक्सलवादी आंदोलन का विवेचन कीजिए। तो नक्सलवादी आंदोलन क्या होता है कि नक्सलवादी साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के
फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का आरंभ किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक थे और उनका मानना था कि भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां उत्तरदायी हैं, जिसके कारण उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। यानी कि नक्सलवादी आंदोलन आप जानते हैं कि 1967 में हुआ, जो कि एक नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के जिनका नाम था चारू मजूमदार जी। वो जो है एक चीन के प्रधानमंत्री यानी कि नेता थे, उनसे वो है काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम था माओ त्से तुंग। उनके काफी बड़े प्रशंसक थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भारतीय श्रमिक हैं यानी कि मजदूर हैं और किसान हैं, उनका जो नीचे गिरते हुए स्तर का सबसे बड़ा कारण कौन है? सरकार ही उसकी उत्तरदायी है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आता है आगे 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने अनौपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी थी। फिर 1971 के आंतरिक विद्रोह और मजूमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया था, यानी कि उससे दूर हो गया था। फिर फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भी हुए थे। तो ये प्रश्न आपको इतना लिखना है क्योंकि ये प्रश्न आपसे 6 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा, और तो ये आपको याद रखना है। फिर ये हालांकि ये प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर आता है 1975 में लगाए गए आपातकाल के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। देश की राजनीति को आपातकाल ने किस तरह प्रभावित किया था? तो जिस प्रकार आपके ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना है कि इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के बारे में ही पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1975 के आपातकाल पर एक निबंध लिखिए, तो इसका मतलब है कि वो प्रश्न आपसे लगभग 6 नंबर में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में देना होता है। आपको जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत में आपको वो शब्द लिखने हैं जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हो, जैसे कि 1975 का आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर किसने लागू किया? देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा लगाया गया था, और ये जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। इसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, और जो विपक्षी नेता थे उन पर क्या किया गया? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यदि आप इस प्रकार ऐसे लिखेंगे तो आपके लगभग 150 शब्द जल्दी से ही पूरे हो जाएंगे, और इससे एग्जामिनर प्रभावित भी होगा और आपको अच्छे नंबर भी देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट लिखने हैं, ये आपको याद रखना है। तो 1975 के आपातकाल के मुख्य कारण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा संपूर्ण क्रांति आंदोलन, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करना और देश में बढ़ती सामाजिक व आर्थिक अशांति थी। इसके परिणामों में नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया गया, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया, बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान भी चलाए गए और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शामिल थी। आपातकाल ने भारत की राजनीति व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, जिससे कांग्रेस पार्टी सत्ता में मजबूत हुई, लेकिन विपक्षी दलों को कमजोर किया गया और लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ाया, जो अंततः 1977 में चुनाव में उसकी हार का कारण भी बना था। तो जब ये आपातकाल लागू हुआ तो आप जानते हैं इसमें काफी ज्यादा कुछ बुरे काम भी हुए, जैसे कि जो जयप्रकाश नारायण ने जो 1974 में एक छात्र आंदोलन किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया था। और इसमें जो है आर्थिक अशांति को भी यानी कि आंतरिक अशांति को भी इसका क्या बताया गया? एक कारण बताया गया कि इसके कारण जो क्या लगाया गया है? आपातकाल लगाया गया है। और इसमें जो है नागरिक स्वतंत्रता का भी हनन हुआ, मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ, तो इसीलिए जनता में असंतोष पैदा हुआ और 1977 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अब आते हैं डिटेल में कि देश की राजनीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला, सत्तारूढ़ पार्टी का मजबूत होना, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो जो है इसमें क्या हुई, मजबूत हुई, यानी कि कांग्रेस ने राजनीतिक विरोधियों को कुचल कर अपनी शक्ति को मजबूत किया था। फिर आता है विपक्ष का कमजोर होना, तो विपक्षी दलों पर दमनकारी नीतियां लागू की गई और उनको कमजोर कर दिया गया था। फिर आता है जनता के असंतोष में वृद्धि, तो सरकारी दमन और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जनता के बीच सरकार के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। फिर आता है लोकतंत्र का सबक, तो आपातकाल ने लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया और भविष्य के लिए एक सबक छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। तो इस प्रकार जो है आपातकाल ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया था। तो अब इस चैप्टर में से आपके सिर्फ और सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको इस चैप्टर में से अगर मान के चलें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सिर्फ एक ही है कि आपातकाल की घोषणा कब हुई और इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये बस इतना ही आपको करना है और इस यही प्रश्न जो है आपसे लगभग 6 से 7 नंबर में पूछा जाए 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इन सारे प्रश्न में से आपको ये याद रखने हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ यही करना है कि 1975 का आपातकाल कब और क्यों लागू किया गया और किसने लागू किया। और दूसरी चीज इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया था। बस आपको इतना ही याद करना है इस चैप्टर का और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।